नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आईटीआर फाइल करने को लेकर और साथ ही साथ जो नया जीएसटी रिफॉर्म यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, इसे लेकर एक डिकोड करने का प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। हमारे साथ सीए राहुल गुप्ता जी समय मौजूद हैं और एजुकेट करने का काम करते हैं लोगों को। इनका एक पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है जिसके माध्यम से लोगों को एजुकेट करते हैं। तो राहुल जी से समझेंगे कि आईटीआर फाइल करने की जो डेट एक्सटेंड की गई है, पहले 31 जुलाई थी, अब इसको बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। सबसे पहले राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो राहुल जी, मैं समझना आपसे ये चाहूंगा कि अमूमन हम देखते हैं हर साल जो आईटीआर हम फाइल करते हैं उसकी 31 जुलाई जो है वो आखिरी डेट रहती है, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट की तरफ से इसे बढ़ा दिया गया है। इसके क्या कारण आप देखते हैं कि 15 सितंबर अब इसकी जो तारीख है वो कर दी गई? हाँ जी सर, इस बार हुआ क्या है, सरकार ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं आईटीआर के फॉर्म्स में, जिसके लिए सरकार को टाइम चाहिए था रिटर्न्स के फॉर्म निकालने के लिए। तो इस बार आईटीआर के जो फॉर्म्स हर साल मई जून में निकल जाते थे, वो निकले ही शायद जुलाई एंड के आसपास है। तो आइडियली फॉर्म्स ही इतने लेट आए और सरकार ने जून में या मई में ही ऑलरेडी नोटिफिकेशन इशू कर दी थी कि इस बार की इनकम टैक्स की रिटर्न की ड्यू डेट हम 15 सितंबर कर रहे हैं। ये विदाउट ऑडिट वाले केसों की हम बात कर रहे हैं। ऑडिट वाले केसों के लिए अभी तक कोई भी एक्सटेंशन नहीं आई है। आइडली उनकी डेट 30 सितंबर ही है अभी भी, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड है कि ऑडिट के डेटों की भी शायद डेट बढ़ाई जाएगी। इस बार इन्होंने आईटीआर के फॉर्म्स में क्या क्या मेजर चेंजेस किए, देखिए न्यू स्कीम के लिए कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ओल्ड स्कीम के लिए रिटर्न भरना इन्होंने लिटरली बताऊं तो जंग कर दिया है। अगर आपने होम लोन की डिडक्शन दिखानी है तो आपको अपने लोन की सारी डिटेल डालनी पड़ेगी कि आपने लोन कब लिया था, उसका लोन अकाउंट नंबर, उसका इंटरेस्ट, उसका प्रिंसिपल आपने पिछले साल में कितना दिया है, इवन लोन का क्लोजिंग बैलेंस, इवन आपने किस इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लिया था, आपको वो भी डिटेल डालनी होगी। सेकेंडली, कई सालों से जो है सैलरी क्लास बंदे को ये लगता था कि वो कोई भी डिडक्शन ले ले तो उसको नोटिस नहीं आता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ, लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2024 के आसपास सरकार ने बहुत सारे सैलरीड क्लास बंदों को इनकम टैक्स के नोटिस भेजे थे। लगभग जितना मुझे आइडिया 90,000 इनकम टैक्स के नोटिस फ्लोट हुए थे, जिससे 1075 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई थी। अब समझने वाली बात यह है कि सैलरी क्लास बंदा तो सारा टीडीएस पहले ही कटवा लेता है, तो ये इतना मेजर टैक्स की चोरी हो कैसे रही थी? हो क्या रहा था, कुछ कंसल्टेंट्स जो टैक्स प्रोफेशनल्स अपने आप को शो करते थे, उन्होंने गलत तरीके से रिफंड फाइल करवाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी की सैलरी 20 लाख है। अब एज ए कंपनी अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, सामने वाली कंपनी को आपका टीडीएस काटना है, वो हर महीने आपका मान लीजिए 10,000 रुपए का टीडीएस काटती है। पूरे साल का मोटा माटी आपका 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स कट गया। अब वो कंसल्टेंट की एंट्री होती है और वो ये कहता है कि सर मैं आपका ये 1.5 लाख रुपया पूरा रिफंड करा दूंगा। अब एम्प्लॉय बेचारे को ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, उसे लगता है कि यार मेरे 1.5 लाख रुपए बच रहे हैं, सैलरी पेशा आदमी हूं मैं, नौकरी पेशा आदमी हूं, मेरे लिए 1.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। उस बेचारे को कुछ नहीं पता उसकी रिटर्न के साथ क्या छेड़छाड़ करके रिफंड किया गया। मैं आपको बता देता हूं कॉमन तरीके जो वो बंदे यूज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल डोनेशंस दिखा रहे हैं, जबकि आपने कोई पॉलिटिकल डोनेशंस नहीं दी हुई। आपने होम लोन के लिए इंटरेस्ट दिया है या नहीं दिया है, वो उसको डाल रहे थे और रिफंड क्लेम कर रहे थे। इसका मतलब ये मुसीबत बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल सर, और इसी वजह से सरकार ने इसको क्रैक डाउन किया कि भाई ये गलत प्रैक्टिस फॉलो हो रही है। एक कमाल की बात आपको बताता हूं, एक बंदा जो ईमानदारी से अपना टैक्स पूरा दे रहा था, जब उसने देखा उसका ही एक कलीग सारा इनकम टैक्स का रिफंड पिछले 5 साल से ले रहा है, तो उस बेचारे को भी मजबूरन रिफंड लेना पड़ा। तो होता क्या है, जब कोई एक गलत प्रैक्टिस चल रही होती है तो जो ठीक चल रहा होता है बेचारा वो भी ड्विंडल कर जाता है, हिल जाता है, और उसे भी लगता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं, या मेरा सीए या मेरा कंसल्टेंट मुझे गलत गाइड कर रहा है, इसका कंसल्टेंट ठीक है। अब आइडियली अगर आपको कोई ऐसे बोले कि हम आपका इनकम टैक्स का रिफंड करा देंगे, तो यू शुड बी कॉशियस। आपको उससे पूछना है कि भाई मैं सैलरीड क्लास बंदा हूं, मेरा रिफंड बन ही क्यों रहा है। बिल्कुल। रिफंड बनने के जो कॉमन रीजंस थे वो भी एक बार छोटा सा मैं आपको बता देता हूं बसंत जी। ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के अंदर हो सकता है आपने टैक्स ओल्ड स्कीम से कटवाया हो और आपका न्यू स्कीम में टैक्स कम बन रहा हो, इसलिए आपका रिफंड आ सकता है। लेकिन फर्जी डिडक्शंस दिखा के रिफंड लेना इज टोटली रॉन्ग।
तो यहाँ पर आईटीआर को लेकर तो हमने बात की, लेकिन यहाँ पर बात अगर की जाए अब, क्योंकि नया जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लगातार ये कह रहे हैं कि इससे आम आदमी को फायदा होगा। अब ऐसे में राहुल जी बात अगर करें आम आदमी को इससे फायदा होगा, गवर्नमेंट लगातार ये कह रही है, लेकिन जो रिफॉर्म यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया जीएसटी में, वो एक बात दर्शकों को ये आप बता दीजिए कि दर्शकों को क्या फायदा होगा, जो कंज्यूमर है इस नए रिफॉर्म का क्या फायदा लोगों को होने जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या चेंजेस सरकार ने किया? सबसे पहली बात तो सरकार की मंशा हमें समझनी होगी कि सरकार ने ये चेंजेस क्यों लाए हैं। हाँ। ये इंडिया यूएस की ये जो ये वॉर हुई है ना, ट्रेड वॉर जो मैं कहूंगा लिटरली कंट्रीज के बीच में हो रही है, उस वजह से सरकार ने कंजम्पशन पैटर्न को इंडिया के बढ़ाने के लिए, हमारी कंट्री की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने आइटम्स को सस्ता करने के लिए ये पेशकश अपनी तरफ से प्रेजेंट किया, ताकि मतलब जो दूसरी कंपनीज है वो निवेश करें इंडिया में, कि ये भी नहीं निवेश करें ना करें दैट इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन पहले हमारी कंट्री की कंजम्पशन को तो बढ़ाया जाए। लाइक अगर बिल्कुल एक गरीब आदमी को एसी खरीदने में मुश्किल हो रही है क्योंकि उसके ऊपर 28% जीएसटी है, तो सरकार ने उसको 18% कर दिया कि भैया एसी सस्ता हो जाएगा। अब यहां पे बहुत सारे आइटम्स को सरकार ने सस्ता कर दिया, इवन 12% का तो स्लैब ही खत्म कर दिया है। मतलब मैं तो ये देख रहा हूं कि इस साल का जो फरवरी में बजट आया था जिसमें इनकम टैक्स का स्लैब 12 लाख किया गया था, और आज जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, गवर्नमेंट पूरे फुल मूड में है कि हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाएं। तो अब हर बिजनेसमैन का ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो भी सरकार के साथ कंधा मिला के आगे चले और ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू सरकार तक पहुंचाए। अगर सरकार अपने दो कदम पीछे कर रही है, अपना रिवेन्यू कम कर रही है, तो एज ए बिजनेसमैन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपना टैक्स ईमानदारी से जमा कराऊं, जो भी बनता है। अब यहां पे सरकार ने बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी के रेट या तो कम कर दिए या जीरो भी कर दिए। बिल्कुल यस, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, सर इतनी बड़ी मार्केट है, इवन हेल्थ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट हर बंदे ने इस टाइम लिया हुआ है। बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट हर बंदे ने लिया हुआ है। इवन दादा परदादा के टाइम से सब लोग लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेते हुए आ रहे थे, तो उसको सरकार ने जीएसटी फ्री कर दिया है। अब आप लोगों को यह बात भी समझनी होगी, पॉलिसियां डेफिनेटली सस्ती होंगी, लेकिन आप ये मत समझना कि जीएसटी बिल्कुल 0% लग जाएगा, क्योंकि उन इंश्योरेंस पॉलिसीज को देने की एवज में उनको बहुत सारी सर्विस लेनी है जिसपे वो जीएसटी ऑलरेडी दे रहे होंगे। लाइक वो रेंटल पे जीएसटी दे रहे होंगे, लाइक वो कमीशंस के ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी दे रहे होंगे। तो आइडियली आपको 18% का तो पूरा बर्डन पास ऑन नहीं होगा, मतलब 18% पूरा डिस्काउंट तो आपकी पॉलिसी नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ 3-4-5% लगा के अगर 13-14% का भी आपको नेट में सेविंग हो रही है, तो आई गेस इट इज वर्थ इट। 13-14% अगर आपकी पॉलिसी सस्ती हो रही है तो मेरे हिसाब से इट इज अ वेलकम चेंज और लोगों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। राहुल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि अब सरकार का तो एक सीधा सा मोटिव है कि भाई हमें आम जनता को फायदा पहुंचाना है, लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं अपने नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूं, मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाता हूं, कोई चीज हम अगर खरीदते हैं, तो कई दुकानदार ऐसे होते हैं, शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो कि इन चीजों को अप्लाई नहीं करते। गवर्नमेंट अप्लाई कर चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से अब जनता को फायदा देने की ठान ली गई है, लेकिन कई दुकानदार होते हैं कि कोई 35 रुपए की चीज है, उस पर जीएसटी कम कर दिया गया या नील कर दिया गया, उसके बावजूद भी वो 35 रुपए किसी ग्राहक से ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा? मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या होता है कि जो एमआरपी है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो कंपनीज होंगी वो सब अपने प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी चेंज करेंगी और एमआरपी को डाउन लेके आएंगी। सेकेंडली, ये तो हो गई दुकानदार की बात। सर दुकानदार तो चलो एमआरपी से बाध्य होगा, उसको तो एमआरपी के ऊपर वैसे भी सामान देना ही है। दूसरी चीज जो यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करती है, कंपनी का क्या एश्योरेंस है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को महंगा नहीं करेगी। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज आज मैं एक बड़ी गाड़ी की बात करता हूं, फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिसके ऊपर पहले 28% जीएसटी था और 22% सेस था। सर पहले 50% टैक्स था। कुछ लोगों को यह भी डाउट था कि सर जीएसटी का रेट अगर 40% महंगी गाड़ियों पे हो गया है, तो पहले तो 28% जीएसटी था। सर पहले 28% जीएसटी के साथ 22% सेस अलग लगता था। सरकार ने वो 22% सेस हटा के टोटल 40% कर दिया है, तो इवेंचुअली गाड़ी तो सस्ती होगी। बिल्कुल। बट अब क्वेश्चन ये आता है, क्या टोयोटा गाड़ी या कोई भी गाड़ी कंपनी ये बेनिफिट
जो 10-15% का जो भी बेनिफिट है, क्या ये कस्टमर को पास ऑन करेगी? तो उनके लिए मैं बता देता हूं सर, एंटी प्रॉफिटेरिंग सरकार ने एक प्रावधान ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको जीएसटी के टैक्सेस रिड्यूस होने से कुछ भी बेनिफिट होता है तो वो आपको अपने कस्टमर्स को पास ऑन करना होगा। अगर एंटी प्रॉफिटेरिंग में आपका केस लग गया तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके लिए हो जाएगी, कंपनी के लिए। यस, कंपनी के लिए हो जाएगी। अब ऐसे में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ये जो हमने किया है, लोगों को फायदा देने का काम हमने किया है, अब इससे होगा ये कि अब लोगों का एक वे ऑफ लाइफ सुधरेगा, और क्योंकि अब गाड़ियां भी सस्ती हो जाएगी। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने देखा कि एक बहुत बड़ी कटौती अगर स्मॉल कैप कार जो होती है उसमें देखने को मिलेगी। अब ऐसे में अगर कारों की बिक्री ज्यादा होगी तो जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा लगेंगे इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। और कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5-2 महीने से, जब से सरकार ने 15 अगस्त से, जब से मोदी जी ने हमारे अनाउंस किया था, तब से कार की सेलिंग ही रिड्यूस हो गई थी। मतलब लोगों ने कार खरीदना ही या तो रोक दिया था या डिले कर लिया था। लग रहा था उनको कि कोई बड़ा तोहफा मिल रहा है, लग रहा था उनको कोई बड़ा तोहफा मिल रहा है, क्योंकि इंडिया यूएस की ट्रेड वॉर चल रही थी। तो उसको देखते हुए गाड़ियां सस्ती होने का पहले से ही कयास लगाई जा रही थी। अब गाड़ियां जब सस्ती हो जाएंगी तो लोग और ज्यादा इसको बुक करने वाले हैं और लेने वाले हैं। इससे होगा क्या, अभी दिवाली का जो सीजन आने वाला है, ये एक जैकपॉट लगने वाला है हर गाड़ी कंपनी के लिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो शोरूम हो, चाहे वो कंपनी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस साल एक बम्पर दिवाली की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल। यहाँ पर अभी हमने बात की, क्योंकि आप सीए टर्मिनोलॉजी आपकी अलग है और टर्मिनोलॉजी में आप बात भी करते हैं, लेकिन जो दर्शक हैं वो इन चीजों को नहीं समझते। उनको बस इस बात से मतलब है कि जी हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सस्ता हो रहा है या नहीं, महंगाई कम हो रही है नहीं। आपको लगता है जो रिफॉर्म है जीएसटी 2.0 जिसे कहा जा रहा है, इसके बाद जो आम जनता है, मिडिल क्लास मैन है, उसको एक चेंज ऐसा देखने को मिलेगा कि एक राहत की सांस ले? बिल्कुल, एक बहुत मेजर चेंज इस बार देखने को 100% मिलेगा। ये छोटा मोटा चेंज नहीं है, मैं बता देता हूं फिर से, ये एक बहुत बड़ा चेंज है सर। 5, 18 और 40 पे तो बहुत लिमिटेड गुड्स हैं, आप उनको छोड़ ही दीजिए। वो तो लग्जरी गुड्स है, सिन गुड्स हैं, टोबैको वगैरह एंड ऑल, ठीक है। बाकी सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो 5 या 18 पे आ गए सर। सीमेंट भी 28 पे था। आप एक बात बताइए सर, एक मकान तो एक गरीब आदमी भी बनाता है, उस पे 28% जीएसटी। अब उसको सरकार 18 पे लेके आई है। देखिए, 2 कदम सरकार चल रही है। अब सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है आप लोग भी सरकार का साथ दें। तो इवेंचुअली इस टाइम पे मी एज ए टैक्स प्रोफेशनल, मैं सरकार के साथ हूं कि भैया मैं अपने क्लाइंट्स का जीएसटी लेजिटिमेट जमा करवाऊंगा और उनको और मोटिवेट करूंगा कि भैया देखो सरकार ने 2 कदम बढ़ाए हैं तो आप भी 2 कदम आगे बढ़ाओ। तो ये एक इच्छा भी है सरकार की कि कम से कम हम अगर अपनी जनता के प्रति लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनको टैक्स में छूट दे रहे हैं, तो लोग भी ये समझे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आपका जो टैक्स बनता है आप उसे टाइम से पे, अपनी आईटीआर आप ठीक से पे कीजिए। यस बिल्कुल। और सरकार ने शायद इसीलिए इस बार आईटीआर की डेट भी बढ़ा दी थी। 15 सितंबर ऑलरेडी पहले ही कर दी थी। एंड लोगों को ये बात समझनी होगी कि सरकार आपको ओल्ड स्कीम में इनकम टैक्स की रिटर्न भरने नहीं देना चाहती। आपको न्यू स्कीम में बाय डिफॉल्ट या तो आ जाना चाहिए या आप बहुत जल्दी आने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सरकार को ये पता चल चुका है एचआरए के नाम पे जो फेक डिडक्शंस हम सब ले रहे थे, एक आम आदमी ले रहा था, वो सब सरकार के अंडर स्कैनर है। एचआरए या तो देखिए बंदे के पास घर ना हो वो एचआरए ले रहा है, वो समझ में आता है, लेकिन बंदों के पास घर है फिर भी वो एचआरए क्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो विच इज रॉन्ग। आप भी तो सरकार के साथ दीजिए। मुझे पता है सैलरी क्लास बंदा थोड़ा सा आहत रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि उन बेचारों को पूरा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आप ये समझिए आप टैक्स देते हुए आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये हाईवेज जो बन रहे हैं ये सब मेरे पैसे से बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। तब आपको एक अलग ही लेवल का कंफर्ट मिलेगा और तब आपको देश प्रेम की जो भावना जगेगी ना, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी से बहुत ऊपर होगी। तो उस समय एक मन में ये भाव भी होता है ना, जैसे कि एक बात आपने कही कि भाई अगर रोड पर हम चल रहे हैं उस समय ये अपने मन में सोच के चले कि हमारे पैसे से हो रहा है उस समय, और ये मन करता है कि भाई और थोड़ा टैक्स दे दिया जाए ताकि ये हमारा ही कंफर्ट बढ़े। तो राहुल जी, मेरा एक बहुत अहम सवाल है और हमारे दर्शक भी इस बात को समझ पाएंगे, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो न्यू रिजीम के साथ अभी कंपैटिबल नहीं है और न्यू रिजीम को वे सोचते हैं कि घाटे का सौदा है। ओल्ड रिजीम में फायदा है, न्यू रिजीम में घाटा, बल्कि सरकार प्रमोट कर रही है कि आप न्यू में आ जाइए, टैक्स आपको कम देना होगा, क्या फायदा होगा। एक बार दर्शकों को यह बता दीजिए जो ओल्ड रिजीम के साथ अभी गोइंग ऑन है, अगर वो न्यू में आ जाते हैं उनको क्या फायदे देखने को मिलेंगे? ठीक।
सर देखिए, इस बार जो बजट आया था फरवरी 2025 में, पहली बात तो ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक जो आपने पैसा कमाया होगा उसके लिए, यानी कि इसकी रिटर्न अगले साल डलेगी। 12 लाख तक टैक्स फ्री। अगर आपकी इनकम 11,99,000 है, आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आपकी इनकम 12,01,000 है तो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा 4 लाख से। ये मैं अगले साल की बता रहा हूं, जो आप अगले साल रिटर्न भरेंगे जुलाई 2026 में। अगर मैं आज की बात करूं, जो आप रिटर्न आज भरने वाले हो, इसके अंदर क्या है, अगर आप ओल्ड स्कीम में हो तो 2.5 लाख तक टैक्स निल है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है और 10 लाख से ऊपर 30% है। अगर आप देखेंगे तो टैक्स का स्लैब बहुत ज्यादा है। अगर आपकी इनकम 4,99,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं है, 5,01,000 है तो टैक्स 2.5 लाख से कैलकुलेट होगा। अब मैं आ जाता हूं न्यू स्कीम के अंदर। यहां पे न्यू स्कीम का रोल प्ले होता है और 7 लाख तक टैक्स निल है। आपका 31 मार्च 25 की ITR के लिए 12 लाख तक टैक्स निल एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये एजुकेट करना चाहता हूं जनता को कि भैया इस साल जो रिटर्न डल रही है उसमें 7 लाख तक टैक्स फ्री है। अगर आपने 7,01,000 की इनकम दिखाई तो 3 लाख तक टैक्स निल होगा, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 5% और हर 3-3 लाख रुपए के ऊपर ये 5% बढ़ते हुए 15 लाख से ऊपर 30% के स्लैब पे चला जाएगा। न्यू स्कीम के अंदर आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगी, ना HRA मिलेगा, ना ATC मिलेगा। ATC मींस इंश्योरेंस की पॉलिसीज, चाइल्ड एजुकेशन फीस, आप कोई भी डिडक्शंस नहीं ले सकते। सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी क्लास बंदे को 75,000 मिलेगी, दैट्स इट। और कोई डिडक्शन आपको न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी। बट जब आप इवेंचुअली टैक्स कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आपकी जेन्युइन डिडक्शंस है। तो अगर आप फेक डिडक्शंस ले रहे हो तो आप कितनी मर्जी डाल के आपका टैक्स जीरो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप जेन्युइन डिडक्शंस डालोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बिल्कुल, ये तो रिजीम की बात हमने की, लेकिन राहुल गुप्ता जी बात अगर आज के समय में करें न्यू रिजीम के साथ, इफ वी आर गोइंग ऑन विद द न्यू टैक्स रिजीम, और इसके बाद वहां पर एक जोड़ GST रिफॉर्म 2.0 का मिला दिया जाए तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है हमारे दर्शकों के लिए और जो लोग हमें समय देख रहे हैं उनके लिए कि वो अगर इसके साथ जाएंगे तो एक मुनाफा उन्हें देखने को मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा। इवन एक छोटा सा पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा, आज के टाइम पे ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज्यादा जोर पे है। अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू लोग बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब आप अमेजन फ्लिपकार्ट के एक अच्छे वेंडर बन जाते हो तो वो आपको मोटिवेट करते हैं कि सर आप जिस स्टेट में भी हो, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, तो वो मोटिवेट करते हैं सर हमें कर्नाटका के किसी कस्टमर को सामान भेजना है तो आपको कर्नाटका में GST नंबर लेना चाहिए जी। अब अगर आपको सेलिंग बढ़ानी है, सपोज मुझे सेलिंग बढ़ानी है तो मैं कर्नाटका में GST नंबर लेने की तैयारी करता हूं। बिल्कुल, जैसे ही मैं GST लेने की तैयारी शुरू करता हूं तो मेरा कंसल्टेंट मुझे बोलता है सर वहां का प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाइए। अब सर मेरे पास आइडियली कोई प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज मैं वहां रहता ही नहीं, ना मैं किसी को जानता। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, सर मैं वहां पे कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस लूंगा वो मुझसे रेंट चार्ज करेगा, भी 2,000, 5,000, 10,000 पर मंथ। लेकिन वहां पे अगर कोई GST का डिपार्टमेंट आएगा तो आई डाउट कि वो उसको अच्छे से कोऑपरेट करे, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट देयर, नो मेरा वहां पे कोई एम्प्लॉय भी नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट ने इस GST रिफॉर्म 2.0 के अंदर एक चेंज किया है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजन आपका जब भी GST रजिस्ट्रेशन मांगते हैं वो कहते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो आपको खुद ही अरेंज करना है, हमारे गोडाउन के एड्रेस पे आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा देंगे। अब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो ओके है, लेकिन मैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां से लाऊं? तो GST रिफॉर्म 2.0 के अंदर इन्होंने डाला कि अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेलिंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, बकायदा उसमें लिखा हुआ है ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेलिंग कर रहे हो तो आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की हम एग्जेम्पशन देने वाले हैं और आप सीधा फ्लिपकार्ट के एड्रेस के ऊपर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करने वाले हो। इसके बारे में बहुत जल्दी सरकार अपडेट करेगी। अभी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने काउंसिल की रिकमेंडेशंस में डाल दिया है, ये होगा 100%। इसकी डेट कब से आएगी, लेट अस वेट फॉर इट। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे दर्शक तैयार हो जाएं 22 सितंबर पहले नवरात्रि के साथ। उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, एक फॉर्मल नोटिफिकेशन। हाँ जी, 22 सितंबर से पहले एक सेंट्रल टैक्स और सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर रेट के चेंजेस बताए जाएंगे कि किस किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कितना रेट उन्होंने रिड्यूस किया है। ये सब नोटिफिकेशंस इशू होंगी और उस नोटिफिकेशन के अंदर डेट लिखी जाएगी 22 सितंबर। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूँ, सर्विस के ऊपर इन्होंने बोल दिया 22 सितंबर से चेंजेस होंगे। सेकेंडली ये आपका गुड्स के ऊपर भी, सभी गुड्स के ऊपर 22 सितंबर से ऑलमोस्ट चेंजेस हैं, बट
पान तंबाकू के ऊपर जो सिन प्रोडक्ट्स हैं उनकी अलग नोटिफिकेशन ने सरकार ने कहा है, और उसकी डेट हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, क्योंकि स्टेट्स का बहुत मेजर रेवेन्यू इन गुड्स के थ्रू आता है, तो स्टेट की कंसेंसस बना के ही एक डेट पे उसको लाया जाएगा। तो सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अब इनकम टैक्स बिल 2025 को लेकर चर्चा बेहद ज्यादा इस समय, अब लोगों के बीच में ये तो बात है कि इनकम टैक्स 2025 आ रहा है, अब लेकिन ये है क्या, इससे फायदा कैसे होगा, इसके साथ जाने में हमारा क्या नुकसान और क्या फायदा होगा, एक बार इसे थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए एक बात समझिए, अगर मैं आज आपको नोकिया का फोन दूं 1100 वाला, तो क्या आपका काम चलेगा? द आंसर इज नो। क्या आपको मैं कोडेक कैमरा दूं जिसकी आप रील निकालोगे, प्रिंट निकालोगे, तो आपका काम चलेगा? द आंसर इज अगेन नो। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 का लिखा हुआ था, और उसमें चेंजेस कर करके हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते थे, हम सब जानते ही हैं। तो वो चेंजेस कर करके बहुत बड़ी किताब बन गई थी, और किसी को भी पढ़ना वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया था। तो उसको इजी करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को चेंज किया, और अब एक नया एक्ट बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 2025। आज तक जो हम पढ़ रहे थे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। सर कमाल की बात यह, 1961 तक तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो ये इतना पुराना एक्ट चले जा रहा था जिसे हम पढ़े जा रहे थे। अब एक चीज जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी उस एक्ट के अंदर जो इन्होंने किया, जिससे हम सब कंसल्टेंट भी बहुत परेशान थे और क्लाइंट भी बहुत परेशान था। सर पहले चलता था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है? आपने इनकम कमाई 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, इसको कहा जाता था प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर कहा जाता था 2025-2026, उससे एक साल आगे चलता था। तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वो कौन से साल की रिटर्न भर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट इज टैक्स ईयर, और वो रहेगा 2024-2025। वो असेसमेंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का ये मानना था जिस साल में इनकम टैक्स वाले आपकी रिटर्न असेस करते हैं, दैट इज योर असेसमेंट ईयर। नाउ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बोथ आर स्क्रैप्ड, एंड सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट कर दिया है, टैक्स ईयर। सेकेंडली इन्होंने क्या किया है, 500-550 सेक्शन सबसेक्शंस जोड़ के थे इस पिछले एक्ट के अंदर, उनको धीरे धीरे सरकार ने 300-325 पे ला दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें कंप्रेस कर दी हैं, और जो बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट हो गई थी, कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो इररिलेवेंट हो गए थे। सर कोविड के टाइम पे कोई नया सेक्शन आया, दैट इज इररिलेवेंट नाउ, उन सब को सरकार ने साफ कर दिया। यानी कि अब नए तरीके से और एक से नई चीजें जो है फ्रेम की जा रही और उन्हें भविष्य को याद में रखते हुए किया जा रहा है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल भविष्य को याद रख के सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चेंजेस सरकार करती जा रही है ऑन ए रूटीन बेसिस, और वो भी जनता की फेवर के लिए। तो डेफिनेटली सरकार बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, और मैं चाहूंगा सरकार ऐसे ही आगे स्टेप्स लेती रहे, और जनता भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। बिल्कुल राहुल जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो ये कि अब क्योंकि अब 5th इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, और अब 3rd इकोनॉमी बनने वाला है, क्योंकि अब ऐसे में बात अगर करें तो तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ जब इंडिया बढ़ रहा है, उस समय जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जिसे हम कह रहे हैं, जो कि अभी निर्मला सीतारमण ने अनाउंस भी किया, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, और आप क्या देखते हैं कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ में जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का क्या योगदान रहेगा, इसका कितना इंपॉर्टेंस है? सर इससे हमारी इकोनॉमी के अंदर जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये ना एक विशियस सर्कल है, ये एक सर्कल है। अगर आज सपोज कोई बंदा सामान लेना ही बंद कर दे तो क्या होगा? ना मैन्युफैक्चरर वो सामान बनाएगा, ना ट्रेडर वो सामान खरीदेगा, ना मैं उस सामान को खरीदूंगा, कंज्यूम करूंगा, ना मैं उसकी दोबारा से डिमांड जनरेट करूंगा। तो होगा क्या? ये एक सर्कल है। बिल्कुल। तो सर्कल ब्लॉक जहां पे भी हुआ, वहीं से इकोनॉमी का कोलैप्स स्टार्ट हो जाता है। तो सरकार ने ये चीज सोचते हुए, आप एक बात देखिए, कोविड के अंदर सरकार ने क्या किया? कोविड के अंदर सरकार ने हर चीज के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट की कि लोग बिजनेस करें। तो लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें, बिजनेस ग्रो होगा तो परचेजिंग पावर आएगी। परचेजिंग पावर का मतलब यह है, मान लीजिए मेरा बिजनेस ही ना चले तो मैं गाड़ी कैसे मेंटेन करूंगा? तो इवेंचुअली सरकार ने हर तरीके से इसको सपोर्ट करते हुए कि भैया सपोर्ट किया जाए और बिजनेस कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको कंज्यूम करें, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए।
इसीलिए सरकार ने, आप एक बात देखिए, कितने सारे इंडस्ट्रियल एरिया अभी इन्होंने नए काटने शुरू किए हैं। हमारे खासतौर से दिल्ली एनसीआर के आसपास तो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने काटने स्टार्ट किए हैं। सेकेंडली, मारुति अपना एक प्लांट खरखोदा में लेके आ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा प्लांट बड़े है, लेवल पे आ रहा है। बहुत बड़ा प्लांट है। और उससे रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी वहां पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी हैं। तो आप देखिए कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देन अगेन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल विल इंक्रीज, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, इवेंचुअली इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गुप्ता जी। और हमने ये समझने का प्रयास किया राहुल गुप्ता जी से कि जो आईटीआर फाइल करने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, इसके क्या मायने हैं, ये आपके हक में किस तरीके से, और जीएसटी 2.0 रिफॉर्म जो हमने देखा, अब जो सरकार कह रही है कि जनता के हित में है, आम जनता को भाई फायदा होगा, तो वो किस तरीके से होगा ये भी हमने समझने का प्रयास किया।